नमस्कार दोस्तों। पिछली क्लास में हमने चर्चा करी थी, तो पिछली क्लास में अर्णोराज की चर्चा करी। अर्णोराज के बारे में हमने जानकारी दी थी। अब अर्णोराज की जो हत्या कर दी थी वो किसने कर दी? 1155 ईस्वी में उसके पुत्र ने कर दी, जगदेव ने। जगदेव चौहानों का पुत्रंता के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में जगदेव शासक बनता है 1155 ईस्वी में, और 1155 ईस्वी से लेकर के 1158 ईस्वी तक रहता है, 3 वर्ष शासक रहता है। उसके बाद में शासक बनता है कौन? विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ ये कहकर के जगदेव को गद्दी से हटा देता है कि इसने पिता की हत्या की है, इस वजह से इसको यहाँ से हटाया जाए, और इसको हटा देता है और शासक बन जाता है कौन? विग्रहराज चतुर्थ। तो मैं बात करूंगा विग्रहराज चतुर्थ की। विग्रहराज चतुर्थ। विग्रहराज चतुर्थ शासक रहा है 1158 ईस्वी से लेकर के और 1163 ईस्वी तक शासक रहा। इसकी उपाधियां भी बड़ी फेमस हैं। सबसे पहले मैं उपाधियों की चर्चा करूंगा। उपाधि, और उपाधि की बात करें तो इसको उपाधि मिली थी कवि बांधव की। कवि बांधव, और कवि बांधव की उपाधि जो दी थी, बताया जाता है कि जयानक ने दी थी। किसने दी थी? जयानक। जयानक ने दी थी। जब हम जयानक की बात करेंगे तो पृथ्वीराज विजय जो लिखा है, पृथ्वीराज विजय जयानक ने लिखा है, तो वही जयानक है ये। इधर से बात करता हूं और कौन सी उपाधि थी। इसके बाद में उपाधि मिलती है कवि बंधु। कवि बंधु, है ना, एक जैसी उपाधि है दोनों। एक मिलती है कटिबंधु, कटिबंधु। एक मिलती है तुरुष्कपति, तुरुष्कपति, तुरुष्कपति। एक मिलती है विष्णु का अवतार, विष्णु का अवतार। और एक उपाधि मिलती है परम भट्टारक परमेश्वर, परम भट्टारक परमेश्वर। ये उपाधियां इनको मिली थी। ये उपाधियां भी आपको साथ साथ कभी कभी पूछ लिया जाता है इन उपाधियों के बारे में। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि इन्होंने किस किस को हराया। तो सबसे पहली बात तो मैं बात करूं कि भंडानकों को हराया इन्होंने। किसको हराया? तो सबसे पहले हराया, किसको हराया? भंडानकों को हराया। भंडानकों, भंडानक एक जाति थी सतलज पार की, वो सतलज पार से इधर साइड में बढ़ जाती है, तो इन्होंने भंडानकों को हराया। भंडानकों को इधर से दिल्ली के तोमरों को हराया, दिल्ली के तोमरों को हराया, और दिल्ली के तोमरों को हराया, को भी हराया, है ना। इधर से बात करते हैं कि जब दिल्ली, इन्होंने पहली बार दिल्ली को हराया है, दिल्ली को जीत लिया है, दिल्ली को राजधानी भी बनाया इन्होंने, है ना, राजधानी बनाया विग्रहराज चतुर्थ ने। विग्रहराज चतुर्थ ने दिल्ली को राजधानी बनाया। दिल्ली को क्या बनाया? राजधानी बनाया, राजधानी बनाया। ये काम भी इन्होंने अच्छा किया है। इधर से बात करते हैं कि चौहानों का स्वर्णकाल, इनके समय को क्या कहा जाता है? इनका समय, किनका समय? विग्रह चतुर्थ का। इनका समय चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। समय चौहानों का स्वर्णकाल कहा जाता है। चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। और इन्होंने स्वर्णकाल, इन्होंने क्या किया? 1163 ईस्वी में, है ना, शिवालिक स्तंभ लगवाया। शिवालिक स्तंभ लगाया। इन्होंने सीमाओं का विस्तार भी किया है, और साथ साथ इन्होंने सीमा विस्तार के साथ साथ जब दिल्ली के हराया, दिल्ली को हराने के बाद में एक शिवालिक स्तंभ भी लगवा दिया था। ये भी साथ साथ याद रखना है। इसके बाद में और बात करते हैं कि इन्होंने किसका निर्माण करवाया। तो निर्माण में चर्चा करेंगे, और निर्माण की बात करें तो इन्होंने निर्माण करवाया, और निर्माण करवाया संस्कृत पाठशाला का। किसका निर्माण करवाया? संस्कृत पाठशाला का। और ये संस्कृत पाठशाला जो है, इसका नाम क्या मिलता है? तो नाम की बात करें तो नाम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। सरस्वती, सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला, इसका निर्माण मिलता है। ये इसका निर्माण करवाया किसने? इसी ने करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ ने। निर्माण की पूछे कब करवाया? तो 1153 ईस्वी में। कब करवाया था? 1153 ईस्वी में। अच्छा, निर्माण इन्होंने क्यों करवाया था, कैसे करवाया था? इनकी शादी होती है, और शादी होती है उज्जैन से। उज्जैन का शासक हुआ करता था भोज।
भोज की पुत्री हुआ करती थी राजमती, और राजमती से विवाह हो जाता है किसका, इसका विग्रहराज चतुर्थ का, बीसल देव का। अब विग्रहराज चतुर्थ ने सोचा क्यों ना हम भी ऐसी संस्कृत पाठशाला का निर्माण करें, तो इसको प्रेरणा जो मिलती है संस्कृत पाठशाला की वो कहाँ से मिलती है, उज्जैन से प्रेरणा मिलती है, और ये संस्कृत पाठशाला का निर्माण कर देता है। यही ऐसी की सेम टू सेम जो संस्कृत पाठशाला थी उज्जैन में, उसी के आधार पर इन्होंने अजमेर में संस्कृत पाठशाला का निर्माण किया। और कहाँ पर निर्माण किया, तो कहाँ की पूछ लेता है, तो कहाँ बताना है आपको, अजमेर में। कहाँ पर निर्माण करवाया, अजमेर में, है ना, अजमेर में निर्माण करवाया। ये भी साथ साथ याद रखना। इधर से बात करते हैं कि इसको प्रेरणा कहाँ से मिली, है ना, संस्कृत पाठशाला बनवाने की प्रेरणा, बनवाने की प्रेरणा, प्रेरणा जो प्रेरणा मिली है वो उज्जैन से मिली है। प्रेरणा उज्जैन, उज्जैन की संस्कृत पाठशाला से, संस्कृत पाठशाला से मिली। कहाँ से मिली है, उज्जैन की संस्कृत पाठशाला से मिली। उस उज्जैन की संस्कृत पाठशाला का भी नाम क्या हुआ करता था, यही हुआ करता था सरस्वती संस्कृत, सरस्वती, सरस्वती, सरस्वती कंठाभरण, कंठाभरण संस्कृत पाठशाला, संस्कृत पाठशाला। अब भाई साहब इन्होंने क्या लिखा, एक लिखा नाटक, विग्रह चतुर्थ ने लिखा लेखन, लेखन किया, तो नाटक का लेखन किया। और नाटक कौन सा नाटक लिखा इन्होंने, नाटक का नाम मिलेगा हरकेली। कौन सा नाटक लिखा, हरिकेली, हरिकेली। और भाषा जो है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में। हरकेली में वर्णन किस बात का मिलता है, तो वर्णन मिलता है शिव और अर्जुन के संवाद, है ना, वर्णन शिव व अर्जुन, अर्जुन संवाद, इसका वर्णन मिलता है। अब ये जो संस्कृत पाठशाला है इसमें इसके अंक, हरकेली नाटक के अंक कह रहे हैं। इस संस्कृत पाठशाला में, कौन सी संस्कृत पाठशाला में, जो सरस्वती कंठाभरण अजमेर में, इस पाठशाला में, इस पाठशाला में हरकेली नाटक के अंक उत्कीर्ण है। हरकेली नाटक के क्या अंक उत्कीर्ण हैं, अंक उत्कीर्ण मतलब खुदे हुए हैं, इसकी दीवारों पर लगा हुआ है ना, ये नाटक के अंक यहाँ पर उत्कीर्ण मिलते हैं। अच्छा, दूसरी बात एक और कर लेते हैं कि इस संस्कृत पाठशाला के अंक और कहाँ पर उत्कीर्ण है, तो देखिए ये जो हरकेली नाटक है, या फिर कह सकते हैं जो इस प्रकार की जो पंक्तियां लिखी हुई हैं वो और कहाँ पर लिखी हुई हैं, तो हरकेली नाटक के अंक, हरकेली नाटक के अंक राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय की समाधि। और ये समाधि कहां पर है भाई साहब, तो ये समाधि है यहां पर ब्रिस्टल, ब्रिस्टल, ब्रिस्टल शहर, है ना, और कहां पर है ये, लंदन में है ना। यहां पर ये हरकेली नाटक के अंक उत्कीर्ण हैं, यानी कि दो जगह मिलेंगे, संस्कृत पाठशाला में मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे, और मिलेंगे ब्रिस्टल शहर में। तो ये भी बात आपको साथ साथ याद रखनी है। अब क्या होता है, अब आ जाता है, और अब आ गया, कौन आ गया, इधर देखते हैं कि इस संस्कृत पाठशाला को तोड़वाने वाला आ गया। और तोड़वाने वाला कौन है, संस्कृत पाठशाला, ये लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, संस्कृत पाठशाला। और संस्कृत पाठशाला तोड़वाई, किसने तोड़वाई, तो तोड़वाई भाई साहब, ये मैंने आपको आगे चल करके बताना है, लेकिन अभी इस जगह पर जो पॉइंट है तो उसको बता ही देता हूँ कि देखिए 1192 ईस्वी में, है ना, त्रायन का युद्ध, द्वितीय युद्ध हुआ था। उस युद्ध के बाद में क्या होता है, मोहम्मद गौरी का अधिकार हो जाता है अजमेर पर, और मोहम्मद गौरी भेज देता है कुतुबुद्दीन ऐबक को, और कुतुबुद्दीन आ जाता है भारत, और भारत में आ जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक, तो वो अजमेर पर अधिकार करता है। और जब वो अजमेर पर अधिकार करता है तो सबसे पहले क्या कर लेता है, संस्कृत पाठशाला को तोड़वाता है, और यहाँ पर 2.5 दिन के झोंपड़े का क्या करवा देता है, निर्माण करवा देता है ना, तोड़वाई। ये 1194 ईस्वी में इसको तोड़वाया। अच्छा, तोड़वाई, तो तोड़वाई किसने तोड़वाई, किसने तोड़वाई, तो याद रखना है ये तोड़वाई थी भाई साहब कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको तोड़वाया। और संस्कृत पाठशाला के स्थान पर निर्माण करवाया, इसके स्थान पर, के स्थान पर, स्थान पर निर्माण, किसका निर्माण करवाया, तो निर्माण करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने
इसका निर्माण करवाया 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा। अब ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग मंत्रणा रही है इसके बारे में, कुछ कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। तो देखिए सबसे पहले बात कर लेता हूँ, 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण करवाया, तोड़वाने के बाद में यानी 1194 ईस्वी में तोड़वाया, और साथ के तोड़वाया क्या था, ऊपर से वो जो हिंदू धर्म की हुआ करती थी वो चीजों को हटाया और ऊपर गुंबद बना दिए, बस इतनी सी बात थी और कुछ ज्यादा खास इसने किया ही नहीं था। इधर से बात करते हैं तोड़वा तो दिया झोपड़ा। अच्छा, पर्सी ब्राउन साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, पर्सी ब्राउन साहब कहते हैं, पर्सी ब्राउन कहते हैं कि पंजाब शाह का मीर लगता है, पंजाब शाह पीर का 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है, यहाँ पर 2.5 दिन का क्या बढ़ता है, उर्स बढ़ता है, 2.5 दिन का उर्स बढ़ता है। इस वजह से उर्स बढ़ता है, इस वजह से इस संस्कृत पाठशाला का नया नाम क्या पड़ गया, इस संस्कृत पाठशाला का नया नाम पड़ गया भाई साहब 2.5 दिन का झोपड़ा बढ़ता है, इसलिए इसका नाम पड़ा, इसलिए नाम पड़ा, क्या पड़ गया, नाम पड़ा, और नाम पड़ा क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा। ये इधर से बात करते हैं, और कौन कहता है, इसके बाद में बात करते हैं जॉन मार्शल साहब की, किसकी बात करते हैं, जॉन मार्शल साहब। जॉन मार्शल साहब ने अपना दिमाग लगाया अलग तरीके से, उसने कहा कि निर्माण तो इसने कुछ खास किया नहीं है, बस गुंबद बना दिए, तो गुंबदों में ज्यादा टाइम तो लगा ही नहीं होगा, 2.5 दिन में इसका निर्माण हो गया था, इस वजह से इसको कहा जाता है कि 2.5 दिन का झोपड़ा। ये कहते हैं इस इमारत का निर्माण, इस इमारत यानी कि कौन सी इमारत, जो 2.5 दिन का झोपड़ा, इस इमारत का निर्माण 2.5 दिन में पूरा हो गया था, 2.5 दिन में क्या हो गया था, पूरा हो गया था, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया 2.5 दिन का झोपड़ा, इसलिए नाम पड़ा, और क्या नाम पड़ा, नाम पड़ गया भाई साहब 2.5 दिन का झोपड़ा, 2.5 दिन का झोपड़ा, ये नाम पड़ गया इसका। ठीक है, जो भी है कोई दिक्कत नहीं है, अपने को क्या दिक्कत है। चलो फिर इसके बाद में क्या देखना चाहे तो इसके बाद में फिर क्या, ये है भाई साहब, इसके बाद में कर्नल जेम्स टॉड आया, कौन आया, कर्नल जेम्स टॉड। और कर्नल जेम्स टॉड कहता है कि जो राजस्थान की परिष्कृत इमारत है ना, राजस्थान की प्राचीन एवं परिष्कृत इमारत, राजस्थान की परिष्कृत एवं प्राचीन इमारत, परिष्कृत एवं प्राचीन इमारत ये कहा जाता है। अच्छा, इस 2.5 दिन के झोपड़े को 16 खंभों का महल भी कहा जाता है, 16 खंभों का महल, 16 खंभों का भवनों का महल ये भी कहा जाता है ना, साथ साथ याद रख लेना। राजस्थान की प्रथम मस्जिद किसको कहा जाता है, इस 2.5 दिन के झोपड़े को ही कहा जाता है, 2.5 दिन का महल का झोपड़ा, इसी को कहा जाता है, किसको कहा जाता है, इसी को कहा जाता है, ये बात भी याद रखनी है साथ साथ। इसके बाद में और चर्चा करें तो विग्रहराज चतुर्थ ने और क्या किया, विग्रहराज चतुर्थ ने निर्माण भी करवाए, किस किस के निर्माण करवाए, और देखिए विग्रहराज चतुर्थ के निर्माण की मैं बात करूं तो इन्होंने बनवाया बीसलपुर बांध, इसका निर्माण करवाया है, बीसलपुर सागर और क्या झील, इसका भी निर्माण करवाया, ये भी साथ साथ आपको याद रखना है। इसके बाद में और क्या चर्चा, इधर से बात करते हैं विग्रहराज चतुर्थ जो हुआ करते थे, विग्रहराज चतुर्थ। और विग्रहराज चतुर्थ की बात करें तो भाई साहब इसका एक विद्वान था, 2 विद्वान थे, एक विद्वान का नाम मिलेगा आपको, एक विद्वान का नाम क्या मिलेगा, एक विद्वान का नाम मिलेगा सोमदेव ने लिखा है ललित विग्रहराज,
ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज सोमदेव ने लिखा था। अच्छा, इसमें ललित विग्रहराज में इसकी एक रानी हुआ करती थी। कौन सी रानी थी? देसलदे, देसलदे, रानी देसलदे, रानी देसलदे का प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग इसमें वर्णन मिलता है ललित विग्रहराज में, है ना। इधर से बात करते हैं, विग्रहराज का एक और विद्वान था, दूसरा विद्वान था, और विद्वान का नाम क्या है? विद्वान नरपत नाल, नरपति नाल। अच्छा, नरपत नाल साहब ने क्या लिखा? तो नरपत नाल साहब ने लिखा था, और लिखा क्या था? बीसल देव रासो। क्या लिखा? बीसल देव रासो। और बीसल देव रासो इन्होंने लिखा। इसके खंड कितने हैं? तो इसके खंड है भाई साहब 4। कितने खंड हैं? 4 खंड हैं। नंबर 1, पहले खंड की मैं बात करूं तो जो उज्जैन की राजकुमारी हुआ करती थी, भोजराज की जो पुत्री हुआ करती थी, नाम क्या मिलता है? राजमती, राजमती का। और इसका प्रेम प्रसंग है प्रथम भाग में, प्रथम खंड में, प्रथम खंड, प्रथम खंड राजमती व बीसल देव, बीसल देव प्रेम प्रसंग, प्रेम प्रसंग पहले भाग में। दूसरा भाग, दूसरा भाग है, दूसरा भाग क्या है? उड़ीसा यात्रा, है ना। इसकी बीसल देव की उड़ीसा यात्रा, बीसल देव की उड़ीसा यात्रा, उड़ीसा यात्रा, उड़ीसा यात्रा। इसके बाद में तीसरा मिलता है राजमती और बीसल देव की विरह, है ना, विरह, राजमती व बीसल देव, बीसल देव विरह, बिछड़ गए ना ये, इसलिए दुख। इधर चौथा है, और चौथे की बात करूं तो चौथा खंड है कि राजमती का पिता आया भोज, और भोज लेकर के इसको कहां चला गया? उज्जैन चला गया। फिर बीसल देव आए और बीसल देव इसको फिर लेकर के आए। इस बात का वर्णन भी मिलता है, वो चौथे खंड में मिलता है ना। राजमती, राजमती के पिता, पिता भोज द्वारा राजमती को ले जाना, मती को ले जाना व बीसल देव द्वारा लाना, बीसल देव द्वारा लाना, इस बात का वर्णन मिलता है। तो प्रथम खंड, इसमें ये सेकंड खंड, ये थर्ड खंड, और ये कौन सा वाला हो गया? चतुर्थ खंड हो गया। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, 2, 3 और ये 4 खंड हो गए इसके, है ना। इसके बाद में किलहॉर्न साहब कहते हैं कि भवभूति और कालिदास की होड़ जो कर सकता था वो कौन था? वो यही था, विग्रहराज चतुर्थ, है ना। चलो और बात कर लेते हैं। किलहॉर्न साहब, किलहॉर्न, किलहॉर्न, किलहॉर्न साहब कहते हैं कि कालिदास, कालिदास व भवभूति की होड़ विग्रहराज चतुर्थ कर सकता था, विग्रहराज चतुर्थ कर सकता था, या फिर भवभूति और कालिदास की होड़ का कौन था? विग्रहराज चतुर्थ था। एक ही बात है। इधर से बात करते किलहॉर्न साहब ने धर्मघोष के कहने पर, इन्होंने धर्मघोष, और धर्मघोष के कहने पर इसने पशु बलि पर रोक लगाई। धर्मघोष के कहने पर, के कहने पर, कहने पर बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, बीसल देव या विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ ने पशु बलि पर रोक लगाई। एकादशी के दिन, एकादशी के दिन, एकादशी के दिन पशु बलि पर रोक लगाई। पशु बलि पर क्या लगाई? रोक लगाई। किसने लगाई? विग्रहराज चतुर्थ ने। इस प्रकार से हमने विग्रहराज चतुर्थ की सारी डिटेल, जो भी एक भी पॉइंट है, सारे पॉइंट हमने पढ़े, डिटेल्ड पढ़े, कोई छूटा नहीं है। फिर भी आपको लगे कि कोई बात रह गई तो आप कमेंट में जरूर छोड़ना। इधर से एक बार आपके लिए स्क्रीनशॉट का मैं मौका देता हूं, देख लीजिए।
सही। ये यहां से स्टार्ट किया हमने, लीजिए लेना चाहे तो। ये आपके फुल हुआ, ठीक है। ये चर्चा हमने कंप्लीट करी। भवनों, खंडों का महल, खंडों का क्या महल, ये सारी चर्चा हमने करी। देखिए, और विग्रह चतुर्थ। धन्यवाद।